नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पाठ में आप लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। आज के सेक्शन में ही प्राचीन इतिहास को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार चर्चा में ले लिया जाए कि इतिहास के जनक कौन है। तो आपका जवाब होगा हेरोडोटस। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। चलिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? धौलावीरा, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। धौलावीरा हड़प्पा काल का ऐसा पूरा स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। अब प्रश्न उठता है कि धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम है खडीर, वहां पर स्थित है। यानी अगर आपको सिंपल याद रखना हो तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। और ये 3 भागों में विभाजित है। यहाँ आपको बहुत डीप में नहीं समझना है, क्योंकि आप अगर प्रश्नों का स्तर देखेंगे तो बहुत सामान्य प्रकृति का है, और मैं ये प्रयास करूंगा कि कुछ अतिरिक्त तथ्य देके सामान्य से थोड़ा सा और अच्छा स्टैंडर्ड रखते हुए चर्चा की जाए। और अगर पूछा जाए कि धौलावीरा की खोज किसने की, तो याद रखिएगा 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा धौलावीरा की खोज की गई। और धौलावीरा भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसमें पाटलिपुत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र का संदर्भ आप तृतीय बौद्ध सभा जो आयोजित हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। आप सभी को पता होगा कि इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, और ये अशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका आंसर। यदि हम बात करें जो अन्य विकल्प दिए हैं जैसे लोथल की, तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। दूसरी बात कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से यहाँ पर युगल समाधि, पत्तन यानी जिसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, और घोड़े का अवशेष। याद रखिएगा घोड़े के अवशेष से संदर्भ है कि यहाँ से घोड़े की लघु मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल से। धान की भूसी और वृत्ताकार अग्निवेदिका लोथल से प्राप्त हुई है। अगर बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता प्राप्त हुआ है। वहीं कालीबंगा से जुते हुए खेत और अग्निकुंड प्राप्त हुए, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, और पाटलिपुत्र के बारे में मैंने आपको पूर्व में ही एक्सप्लेनेशन में ये चीज बता दी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाँ एक बात और याद रखिएगा, मैंने अभी बताया कि घोड़े की जो लघु मृण मूर्ति है ये लोथल से प्राप्त हुई है। अगर ये पूछा जाए कि घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपका जवाब होगा सुरकोटदा से, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। उसी को इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड कहा गया। यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या तीसरे का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से ही बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में जो स्नान कुंड है वो लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा और 2.44 मीटर गहरा है। और एक बात और याद रखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है। और यदि पूछा जाए कि इस लिपि में कैसे लिखा जाता है, तो इसमें दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। ये बातें आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम थे। यह पहला ही स्टेटमेंट सही है, यानी प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो या अन्य स्थलों से सूती वस्त्रों के रेशे मिले हैं, जो इस बात की ओर प्रमाणित करते हैं कि कपास की खेती इस समय की जाती थी। और इस सभ्यता की परिपक्वता चरण के कम से कम 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़पुरा स्थल से ही कपास के अवशेष प्राप्त हुए। यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सर्वप्रथम यहीं से के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। अगर मैं ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया, और यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, यानी जो सिंधु का ही रूपांतरित रूप है। यदि पूछा जाए कि हड़प्पाई लोग कितने प्रकार की फसलें जानते थे, यानी कौन कौन सी फसलें, तो गेहूं की 3 फसलें, जौ की 2 फसलें, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल, इन फसलों के बारे में हड़प्पाई लोगों को जानकारी थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? SR राव, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा आपका। याद रखिएगा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि लोथल कहाँ पे स्थल है? गुजरात में। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक एक गांव है, वहां पर है क्या? लोथल स्थल। दूसरी बात जो प्रश्न में पूछा गया कि लोथल किसके निर्देशन में खुदाई की गई, तो 1955 और 1962 के मध्य SR राव के निर्देशन में। और याद रखिएगा लोथल नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग यानी जिसको गढ़ी कहते थे, और दूसरा था निचला नगर।
और याद रखिएगा संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, धान के साक्ष्य और अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला। तो मैंने आपको पूर्व के प्रश्न में एक्सप्लेनेशन में बताया था कि सुरकोटदा से, यानी आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और सुरकोटदा कहां पर है, तो ये भी गुजरात के कच्छ में, यानी आपका विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहां से घोड़ों की अस्थियों के साथ साथ एक कब्रगाह के अवशेष भी मिले और सुरकोटदा में समाधान की एक नई पद्धति मिली, कलश समाधान की। ठीक है, यानी कलश समाधान का उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ, सुरकोटदा से। और अभी आपने पढ़ा है, मैंने पूर्व के प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि लोथल से घोड़े के लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। देखिए, कौन से स्थल कहां से प्राप्त, किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ, उसकी खोज किसने के द्वारा की गई और वो किस राज्य में है, ये यहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगला है वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न। इसमें प्रश्न है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है उपनयन समारोह के द्वारा, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो उपनयन संस्कार है इसको यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इस जनेऊ में 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज और तम का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, पहले संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के तौर से भी जाना जाता था और जिसके उपरांत शिष्य जो है वो गुरु की आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। और इस संस्कार के उपरांत जो बच्चे को कहा जाता था वो क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। ठीक है, और एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि उपनयन संस्कार जो है ये शिक्षा आरंभ करने से पूर्व कराई जाती थी। ठीक है, अगला देखिए, सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्भव हुआ है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, यानी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते महावाक्य आया है। आप सभी को पता है कि यह भारत का आदर्श वाक्य है और इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। दूसरी बात कि इस मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है और जो मुंडकोपनिषद है ये अथर्व वेद से संदर्भित। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और जो सत्यमेव जयते है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा जो बनाया गया सिंह स्तंभ है उसके शिखर पर अंकित है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वेदों के गद्य प्रकरण का क्या कहलाता है, यानी वेदों का जो गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाता है, तो आपका सही जवाब होगा ब्राह्मण, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो वेदों का गद्य प्रकरण है ये ब्राह्मण कहलाता है और ये किसमें होता है, ये वेदों के गद्य भाग हैं। ठीक है, जिनके द्वारा वेदों को समझने की सहायता मिलती है। याद रखिएगा, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, जो यज्ञ कराते हैं। ठीक है, ये एक मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया। अब इसमें दिया है अरण्यक। ये जो अरण्यक है इसका अर्थ होता है कि वन में लिखा जाने वाला, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है। दूसरी बात कि यानी कि इसे वन पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासी और छात्रों के लिए लिखा जाता है। याद रखिएगा, ये जो आरण्यक है ये दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय का इसमें वर्णन होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग क्या है, तो आपका जवाब होगा आरण्यक। ये भी बात आप रिमेंबर रखेंगे। मैंने आपसे कहा है कि जो भी और इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे मैं अपने विश्लेषण के दौरान उनको समाहित कर चलूंगा। तो यहाँ याद रखना है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग आरण्यक है। अगला है उपनिषद। उपनिषद शब्द 2 धातु से बना है, एक होता है उप और दूसरा होता है निष। उप का अर्थ होता है समीप और निष का अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। याद रखिएगा, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। कौन, उपनिषद, इसीलिए इसे वेदांत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आपका सीधा जवाब होगा 108 यानी 108। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, उपनिषद, यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इसमें उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया। और याद रखिएगा, ये संस्कृत से जुड़े हैं और 17वीं सदी में दारा सिको ने उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया। ठीक है, यानी कि उपनिषद का फारसी अनुवाद किसके समय में, किसने, दारा सिको ने, किससे, सिर ए अकबर नाम से किया था। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया। याद रखिएगा, ऋग्वेद में जितने ज़्यादा ऋचाओं की में वर्णन होगा उतने ही वो सर्वाधिक महत्ता के देवता हैं। जैसे इंद्र के लिए 250, ठीक है,
ऋचाओं की रचना की गई। इसका मतलब यह है कि ये सर्वाधिक है, और यानी कि इंद्र जो है ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्ता वाले देवता है। यानी आपका 11 का विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,580 ऋचाएं। कई बार इनकी संख्याएं पूछ देता है। और जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि हैं उनको होत या होता कहा जाता है। और अभी आपने जान लिया कि इसमें सर्वाधिक वर्णन किसका है? इंद्र का, और दूसरे नंबर पे अग्नि का। अगला है प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो अभी चर्चा हो गई, ऋग्वेद है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला पूछ रहा है कि इनमें से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र माना आता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, इन तीनों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य द्वारा लिखा ग्रंथ है और इसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वहीं अगर मनुस्मृति को देखें तो मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया। ये भी बात याद रखिएगा, हो सकता है इस तरह के भी प्रश्न बना दिए जाएं कि मनु को मानव जाति का पिता किस वेद में, तो आप सीधे बताएंगे ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण, किस वेद के ब्राह्मण हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनको जरा अच्छे से देख लीजिए। जो ऋग्वेद है इनके अगर ब्राह्मण देखेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद। याद रखिएगा, यजुर्वेद को दो भाग में यहाँ डिवाइड किया गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैतृय ब्राह्मण। याद रखिएगा, सामवेद का ब्राह्मण पंचवेश और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो शुक्ल यजुर्वेद है यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि किसको वाजस्नेही संहिता कहते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेही संहिता कहते हैं। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य में लिखा गया है। ठीक है, तो अगर फिर आप एक चीज जानते हैं तो दूसरे का आकलन लगा लेंगे, यानी कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, इसलिए एक याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में और इसको वाजस्नेही संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस वेद को समर्पित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस देवता को समर्पित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सावित्री। यानी ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री को देवता को समर्पित है, यानी आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो ऋग्वेद है इसमें जो सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है ये तीसरे मंडल में निहित है। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। अभी आपने पढ़ा था कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। इसमें 2 से 7 मंडल जो हैं ये पुराने मंडल हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट याद होनी चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण। यहाँ एक बात याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा 18। और पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का एक क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यदि पूछा जाए कि पुराणों के रचयिता कौन है तो आपका जवाब होगा लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें प्रमुख पुराण 5 हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। और पुराणों में सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? योग वेद, यानी यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। योग वेद जो है ये कोई उपवेद नहीं है। याद रखिएगा, ये यहाँ पर अगर हम उपवेद की संख्या की बात करें तो 4 है, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये उपवेद किस वेद से संबंधित है। यदि हम बात करें धनुर्वेद की तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की तो ये ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद ये सामवेद का उपवेद है और शिल्प वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। इसको याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, वर्षा व चक्रवात के। याद रखिएगा, इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, और पुरंदर भी कहा जाता है, यानी दुर्गों को तोड़ने वाले, और साथ ही साथ वर्षा और चक्रवात के देवता। और अभी मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का उल्लेख है? 250। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीवक, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक है और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसके दरबार में जो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक थे इन्होंने बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में सेवा के लिए भेजा था। यदि
विकल्प में जो अजात शत्रु दिया है इसके बारे में बात किया जाए तो ये अजात शत्रु पूर्वी भारत में मगध के हार्यक वंश का एक राजा था जो कि बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म के बारे में है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना का निर्णय कहाँ लिया गया, कहाँ स्थापना? तो आपका सही जवाब होगा कुशीनगर में, यानी यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ये भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया और ये कितनी ऊंची है? 200 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। अभी पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में हुआ है, कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी आपका विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं और यहां पर घटना और स्थल के बारे में दिया है। जैसे जन्म, इनका जन्म लुम्बिनी में जो कि नेपाल में। एक बात और याद रखिएगा, मैं यहां पर प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र कर दूंगा। जैसे जन्म के लिए कमल और सांड की का प्रतीक चिन्ह है और इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। अगर मैं गृह त्याग की बात करूं तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और गृह त्याग के लिए प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा, और राजगृह से गृह त्याग हुआ। अगला है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतीक चिन्ह है पीपल और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में, जो कि बिहार में है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया जो कि कुशीनगर में हुआ और महापरिनिर्वाण के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। और याद रखिएगा, बौद्ध काल में निर्वाण के लिए पद चिन्ह दिया गया। ठीक है, यानी इसको भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाबोधि मंदिर समूह से, यानी आपका विकल्प यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो महाबोधि मंदिर है ये बिहार के गया जिले में है और इसका निर्माण जो है ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था और जो वर्तमान मंदिर है ये तो 5वीं और 6वीं शताब्दी में बनाई गई है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। और याद रखिएगा, बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, और ये जो महाबोधि मंदिर है इसको 2002 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल भी किया है। इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है गौतम बुद्ध ने कहां पर धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र यानी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारनाथ में। ठीक है, आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है और यह कहां दिया गया था? सारनाथ में। यहां विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है और ये सारनाथ कहां पर है? वाराणसी में। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। यह भी बात पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुशीनगर। यह प्रश्न अभी 2 बार हो चुका है, यानी बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि चुंद नामक लोहार ने भोजन करा दिया था, उसी के कारण इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो आपको पता है त्रिपिटक में क्या क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। उपशाखा पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के त्रिपिटक से नहीं है, यानी 25 का आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया जो कि पाली भाषा में। याद रखिएगा, त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है इसमें धर्म संबंधी बातें की चर्चा हुई है। वहीं अगर मैं बात करूं विनय पिटक की तो इसमें नीति संबंधी बातें हैं और अधिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों पर चर्चा हुई है। ठीक है, यानी ये बातें भी आप याद रखेंगे। अगला पूछ रहा है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको क्लियर कट पता चल गया है, बुद्ध से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बुद्ध, यानी विकल्प यहाँ पर बी, यानी कि सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध के बारे में ज्ञान प्राप्ति के बाद जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बातों की चर्चा की जा चुकी है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर विकल्प बी देखिए लिखा है, क्योंकि बौद्ध जो बोध गया है ये बुद्ध की ज्ञान प्राप्त का स्थल है। ठीक है, ये अभी चर्चा हुई थी इस पर, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी बोध गया में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप सभी को पता है कि 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद ये स्थल बोध गया कहलाया। और बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ, यानी जिसको ऋषिपत्नम या मृगदाव के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। इनकी जो उपदेश है वो पाली भाषा में होता था और बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातें अभी चर्चा में आ चुकी हैं। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में, विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आपका क्या जवाब हो जाएगा? क्योंकि बुद्ध ने अपना सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस विकल्प को तलाशिए, आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? यानी कैवल्य का अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर अर्थात 24वें तीर्थंकर हैं। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रवर्तक यानी प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऋषभदेव। ठीक है, और यहाँ पर विकल्प में 23वें तीर्थंकर के रूप में भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर महावीर स्वामी जो थे वो तो 24वें तीर्थंकर थे और जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को 5वां महाव्रत उसमें जोड़ दिया। ठीक है, ये बात आप इसमें रिमेंबर रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अभी चर्चा हुई है ऋषभदेव, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अभी चर्चा हुई है कि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और इसमें जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। ठीक है, यहाँ पर मैं तीर्थंकर के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका भी जिक्र कर देता हूँ। जो दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी, और जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। ठीक है, तो आप नोट डाउन भी कर लेंगे, बैल है इनका प्रतीक चिन्ह। और जो 22वें तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, और अरिष्ट नेमी को ही नेमीनाथ से भी के नाम से भी जानते हैं, और नेमीनाथ यानी अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। ठीक है, 23वें तीर्थंकर जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की कि जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प फण। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर महावीर जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर जी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं, उन जिन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया वो क्या है? तो याद रखिएगा, जो जैन धर्म में 3 रत्न हैं उनको कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब होता है सही आचरण। इस प्रकार आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म अगर पूछा जाए तो 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। यदि पूछा जाए इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है जो याग्रित कुल के थे, और इनकी माता को लेकर कई बार प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। यदि पूछा जाए कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, तो साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपल्लिका नदी के किनारे। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ पूछा जाए कि अगर मृत्यु कब हुई, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा हो चुकी है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी जो कि मौर्य काल के बारे में इसमें विवरण है। विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर कुछ और विदेशी यात्री हैं जो उनके भारत में आने का समय और उनकी रचनाएं दी गई हैं। मेगास्थनीज जो कि 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए, इंडिका लिखा। फाहियान 399 से 414 ईस्वी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, और इनकी रचना है फो क्यू की। और हेनसांग
जो कि 629 से 645 ईस्वी हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इनकी रचना का नाम है सीयू की। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता संबंधित हैं, तो चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो चरक हैं ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, और कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या था? चरक संहिता। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, यानी आपका यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। और याद रखिएगा इस, यानी आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही होगा? सी विकल्प सही होगा। 13वां शिलालेख जो है इसमें अशोक के जो 8 वर्ष बाद उनका कलिंग युद्ध था उसका वर्णन है, यानी 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष में, यानी 261 ईसा पूर्व। ठीक है, जो कलिंग युद्ध हुआ उसका वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तोसली, यानी आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी, और अभी हमने आपको बताया था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था, और इसका विवरण किसमें है? 13वें शिलालेख में। और युद्ध के बाद, इस युद्ध कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अशोक। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में देवनाम प्रिय यानी का जिक्र है? तो आपको याद रखना होगा भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। ठीक है, और दूसरी बात, मास्की में उनको बुद्ध साक्य कहा गया। और यदि बात की जाए मास्की, गुर्जरा, नत्तूर और उडेगोमल की, तो इसमें अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी अशोक नाम का उल्लेख इन मास्की, गुर्जरा, नत्तूर, उडेगोमल में, और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये भी बात यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, और जो तक्षशिला है ये प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। यदि हम रामायण के अनुसार देखें तो भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा गया है, और तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है। अगला है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख है? तो आप सभी को पता है कि कौन सा है? 13वां शिलालेख है। ठीक है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, इस पर चर्चा हो चुकी है। अगला है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष से में किसका स्तंभ पर था? ठीक है, यानी एक बार मैं इलेबोरेट कर रहा हूं। पूछ रहा है कि अशोक का जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ है शीर्ष जो है किस में स्तंभ पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सारनाथ। ठीक है, यानी ये सारनाथ से जो है से लिया गया है क्या? अशोक का सिंह चतुर्मुख का स्तंभ। ठीक है, इसमें 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ कर कर बैठे हुए हैं, और इसे भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा, यानी इसमें 3 नाम उनके सलाहकार के होंगे और चौथे को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे देखिए चाणक्य जो हैं इनके सलाहकार थे, और इनको चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका चाणक्य, विष्णुगुप्त, गुप्त और कौटिल्य ये एक ही हैं। ठीक है, यानी कौटिल्य को ही भारतीय इतिहास का, भारतीय राजनीति के विचारधारों का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र की। ठीक है, और जो मौर्य वंश की स्थापना हुई उसमें चाणक्य ने ही अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? डी, यानी समुद्रगुप्त एक अलग है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शहबाजगढ़ी। याद रखिएगा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये 2 ऐसे अभिलेख हैं जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आप इन दोनों लिपि के बारे में याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 2004 में यूनेस्को ने इसे ऐतिहासिक विरासत की सूची में शामिल भी कर लिया है शहबाजगढ़ी को। अगला है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का
सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्तंभ, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि मौर्य काल में का विकास जो भारत में मौर्य साम्राज्य की यानी चौथी से दूसरी सदी के बीच में हुआ, और सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की है। ठीक है। और मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? स्तंभ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, कामरूप। ठीक है। ये कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है। ठीक है। और ये अशोक के साम्राज्य में नहीं था। यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अब जरा जो अन्य बातें हैं दी गई उसको देख लीजिए। ये जो कर्नाटक के मास्की अभिलेख और दतिया जिले में जो गुर्जरा अभिलेख है, ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक और गुर्जरा तक विकसित था। ठीक है। यानी जो विकल्प सी और बी में दिया गया है। ठीक। दूसरी बात, यदि हम अशोक के कश्मीर पर अधिकार को देखें तो यहाँ उसने श्रीनगर को बसाया था। इसका मतलब है कि कश्मीर में भी उनका शासन था। और कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब उसकी केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तो उनके राज्य के प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर दिया। ठीक। तो ये पूरी बातें साबित करती हैं कि अशोक का शासनकाल कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक में था, लेकिन कामरूप में नहीं। कामरूप असम का पुराना नाम। अगला है कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा मौर्य काल से, यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और ये जो बृहद सांची स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण अशोक ने कराया था 300 ईसा पूर्व। और ये जो सांची है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। और इसकी आकृति कैसी है? अर्धवृत्त या कटोरी की जैसे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो पतंजलि हैं इनका जन्म गोनार्ध या गोनिया में हुआ है। ठीक है। यानी गोनारक यानी गोनिया में हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। ठीक है। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा कि पतंजलि ने 3 ग्रंथ देखने को मिलते हैं भारतीय दर्शन साहित्य में, योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद का ग्रंथ, जिसमें महाभाष्य जो है ये कई बार पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की है वो किसके शासनकाल में की? तो आपका जवाब होगा शुंग राजवंश के शासनकाल में। ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये भी यहाँ पर आप एड ऑन कर लेंगे। अगला है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्पमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को हराया और राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए। तब आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? शुंग वंश, क्योंकि अभी हमने ऊपर चर्चा भी आपसे की थी। ठीक है। यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ था और उसके सेनापति पुष्पमित्र ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और मालविकाग्निमित्र, दिव्यवदान और तारानाथ के अनुसार ये जो पुष्पमित्र है इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार विदर्भ तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विकसित था। और शुंग वंश का शासनकाल इसी काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, जो मैंने आपको बताया भी था। अगला है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पुष्पमित्र, शुंग। अगला देखिए, यानी सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चरक। ठीक है। यानी कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक प्रसिद्ध आयुर्विद्यान विद्वान जो थे वो रहते थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आयुर्वेद के पितामह के नाम पर जाना जाता है चरक को। ठीक है। और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी जो कि एक आयुर्वेद ग्रंथ है। और आप सभी को अभी प्रश्न में पता चला कि कनिष्क प्रथम यानी कुषाण साम्राज्य के दरबार में चरक थे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये मध्य एशिया के निवासी थे, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वहां से निकाले जाने पर वे लोग काबुल और कंधार आकर बस गए और वहां की सभ्यता से प्रभावित हुए। और ये भारत आने के वाले जो 5 शाखाएं थी यूची जाति की, उनमें से एक है ये कौन? कुषाण। ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए,
गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य से। पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि थी। इनकी सभा को शोभित करने वाले चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक भी हैं धन्वंतरी, और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य भी। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्न थे, जिसमें धन्वंतरी के नाम का जिक्र हो गया। इसके अलावा कौन थे? इसके अलावा छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वररुचि, अमर सिंह, बराहमिहिर और कालिदास। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बररुचि, अमर सिंह, वराहमिहिर और कालिदास। नाम याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विक्रमादित्य, ये विक्रम संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 57 ईसा पूर्व, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो विक्रम संवत है ये 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा। यहाँ पर एक बात और है कि जो शक संवत है ये 78 ईसा पूर्व कनिष्क के दौरान, और हिजरी संवत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कालिदास किसके दरबार में थे? मैंने अभी वहां पर रिपीट किया था 9 रत्नों का नाम, उसमें आपने वराहमिहिर और कालिदास का नाम भी देखा था। किसके शासनकाल के दौरान? तो विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके कई सारे अन्य नाम थे, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, और अगर इनकी उपाधि की बात करें तो विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपना नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन से 5 इंडीज हैं? ठीक है, तो आपका इसमें देखिए 5 इंडीज में यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये जो हर्षवर्धन था ये पुष्पभूति वंश का राजा था। ठीक है, और इन्होंने 5 इंडीज पर अपना नियंत्रण था। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की भी रचना की थी। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। और हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रयाग में, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा, जिसमें भारी दान दिया जाता था, और वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, और यह हर्षवर्धन कहाँ आयोजित करता था? प्रयाग में। अगला है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, थानेश्वर। ठीक है, यानी विकल्प डी थानेश्वर, यानी हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था, बाद में कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्ता। ठीक है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, विकल्प बी आपका सही होगा, और ये प्रश्न इस समय काफी पूछे जा रहे हैं। ये जो प्रभावती गुप्ता थी ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इसका विवाह जो था ये वाकाटक वंश जो कि महाराष्ट्र में, इसके शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रलेख अभिलेख है उससे यह पता चलता है कि इसके पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत ये अपने पुत्र की संरक्षिता के तौर पर यह शासन को संभाला था प्रभावती गुप्ता ने। यानी यहाँ पर 2 बातें आपको क्लियर कट पता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, दूसरी बात की रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी जो कि वाकाटक वंश का था, और तीसरी बात कि प्रभावती गुप्ता का कौन सा अभिलेख है? पूना का ताम्रपत्र। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें तोमर वंश, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो अनंगपाल था ये दिल्ली के तोमर वंश का संस्थापक था, और इस वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तेजपाल द्वितीय। और ये जो तोमर वंश है, तंवर वंश है या कुंतल है, ये उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो कि जाट, गुर्जर और राजपूत। अगला प्रश्न है, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद्र कहां और कब मारा गया? तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? चंदावर के युद्ध में 1194 में। ठीक है, यानी आपका यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 1194 में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण करने के लिए भारत आया,
और कन्नौज और इटावा के बीच में जो चंदावर स्थान है, यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने जयचंद को युद्ध में हरा दिया। इसमें जयचंद पराजित हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजपूत वंश। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग में शासन नहीं किया था। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 7 से 12वीं शताब्दी का जो काल था वो राजपूत काल था। इस राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश, ये सभी वंश आते हैं। और राजपूत वंश ने उत्तर भारत में शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश। ये दक्षिण भारत में इन्होंने शासन नहीं किया। अगला पाल वंश से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा बी, पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पाल जो साम्राज्य था ये मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जो 750 से 1174 ईस्वी तक रहा। और यदि पूछा जाए कि पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब होगा गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। और पाल वंश का सबसे जो महान शासक था वो कौन था? धर्मपाल। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप पाल वंश के बारे में भी समझेंगे। और ये इसका विस्तार जो है भारत के पूर्वी हिस्से तक था। अगला है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोपाल। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, और गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ अगर आप गोपाल के बारे में देखेंगे तो ओदंतपुरी यानी वर्तमान में जो बिहार शरीफ में उन्होंने एक मठ का निर्माण कराया था। किसने? गोपाल ने। अगला प्रश्न दक्षिण भारतीय राजवंश से है। अगला है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। चोल झील का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम। याद रखिएगा, ये सिंचाई के लिए कराई गई थी। और इनकी जो अन्य उपलब्धियों की चर्चा करेंगे तो लंका अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को इन्होंने बंदी बनाया। पांड्य और केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल भेजा था। और एक बात और महत्वपूर्ण जो कई परीक्षाओं में पूछी जाती है कि गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। और गंगैकोंड चोलपुरम एक नगर की स्थापना भी कराई थी, जिसको अपनी राजधानी भी बनाया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि किन राजाओं के राजकीय संरक्षण में ये रहा संगम साहित्य या तमिल साहित्य, तो आपका सही जवाब क्या होगा? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए गए भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पल्लीच्छादनम। ठीक है, पल्लीच्छादनम कहा जाता था किसको? जैन सभाओं को दान में दिए गए भूमि को। यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा एक चीज और देख लीजिए कि चोल काल में जो भूमि को दान किए गए, उनके अलग अलग लोगों को जो भूमि दान की गई उसके लिए अलग अलग नाम का उल्लेख है। जैसे वेल्लानवई गाई, वेल्लानव गाई जो है ये गैर ब्राह्मण किसानों को जो भूमि दी गई उनको कहा गया वेल्लानव गाई। इसी प्रकार ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी गई। इसी प्रकार साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी गई उसको साला भोग। पल्लीच्छादनम, ये जो प्रश्न में पूछा गया, जो जैन संस्थाओं को दान में दी गई। और देवदान या तिरुमट्टकानी जो है ये मंदिर को उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। यहां एक बात और याद रखिएगा कि जो चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी थे इनको पेरुंदरम कहते थे, और जो निम्न श्रेणी के पदाधिकारी थे उनको सेरुंदन कहते थे। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे। उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और जो निम्न श्रेणी के पदाधिकारी थे उनको सेरुंदन कहते थे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालिदास। यानी आपका विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ कुछ अन्य पुस्तक और लेखक हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम कालिदास, 10 कुमार चरित्रम दांडी के द्वारा, स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास द्वारा, और किरातार्जुनियम किसके द्वारा? भारवी के द्वारा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको रिकॉल करेंगे। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास। यानी कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों की रचना हुई। यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ पुस्तकें और उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, जरा देख लीजिए। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने, रामायण वाल्मीकि द्वारा, महाभारत की रचना वेद व्यास, महाभाष्य पतंजलि अभी आपने पढ़ा था, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा,
कामसूत्र, वात्स्यायन, सूत्र, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई और गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा। याद रखिएगा, यहाँ पे पॉज करके अच्छे से इसको रिमेंबर रखिएगा। अगला है कादंबरी के लेखक कौन थे, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाणभट्ट, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कादंबरी एक संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है और इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी। ठीक है, यानी बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित की भी रचना की थी। अगला है विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया, तो आपका सही जवाब क्या होगा, संस्कृत भाषा में, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई, ये संस्कृत भाषा में है और ये 4वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का भी विश्लेषण है। और याद रखिएगा, यदि ये पूछा जाए कि इस ऐतिहासिक नाटक का हिंदी में रूपांतरण का श्रेय किसको जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी, वह मूल रूप से किस देश का था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो मूल तौर पर ग्रीस का था। ग्रीस का मतलब यूनान का था। ठीक है, और ये किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था, आपने पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पूछ रहा है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ये जो खजुराहो समूह का जो स्मारक है ये मध्य प्रदेश में है, विकल्प आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और इसका निर्माण 900 ईसा पूर्व से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर काफ़ी फेमस है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला है कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, पूछ रहा है कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैलाश मंदिर। ठीक है, यानी कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि कैलाश या कैलाशनाथ का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा एकाश मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में, और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, किसने कराया था, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पे था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा, कुषाण वंश के शासनकाल में मथुरा कला जो है अपने शिखर पे था, यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इस कला में जो देवताओं की मूर्ति है ये आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद दोनों इसमें दिखती है स्वरूप। और यदि हम बात करें मथुरा कला की, तो इसमें सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी और इन मूर्तियों को ढकने के लिए भारी भरकम कपड़े से इसे ढका जाता था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीमबेटका में। ठीक है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो भारत में नवपाषाण जो गुफा चित्र है ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका में है। ठीक है, और इसमें मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म पत्तों और छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में वस्त्र के निर्माण भी सीख लिए गए थे। क्यों, क्योंकि भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश। अगला है, पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली जो प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है और ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणी की गुफा आश्रयों में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पर आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उस पर अपना कमेंट और अपना लाइक जरूर दें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत